Any application received on or after November 8, 2024, 2 p.m. Eastern Standard Time will not be eligible to receive expedited process under the SDS as the program has ended. SDS specific eligible documents would no longer be required upfront as of the effective date. बहुत बड़े धमाके ये है भाई, कनाडा गवर्नमेंट ने कल स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड एसडीएस का और विजिटर वीज़ा, ये दोनों के बहुत बड़े धमाके हैं. एंड ये दोनों के रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे आज वीडियो के अंदर. डिटेल में हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं. एंड एंड में आप लोग को मैं यूएस और कनाडा ये दोनों का भी आप लोग को कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं यूएस के अंदर, तो उनके आने के वजह से क्या क्या इम्पैक्ट कनाडा को झटके पड़ेंगे, क्या क्या है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे. मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो. जो लोग इंडिया से यहाँ पे आने वाले हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे है, ये सब लोगों को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं. लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना. सबसे पहले एसडीएस क्या होता है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. अब कनाडा ने एसडीएस चालू क्यों किया था? कुछ कंट्रीज़ है गाइस, जैसे ब्राज़ील है, चाइना है, इंडिया, कोस्टारिका, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, फिर वियतनाम, थाईलैंड. उसके अलावा भी कुछ है जो स्क्रीन पे दे दूंगा आप लोगों को. इसके नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट हाँ ये सारे मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा. सो ये जो कंट्रीज़ थे वो लोगों के लिए एसडीएस नाम का कोई प्रोग्राम था. अब ये प्रोग्राम में क्या होता था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में, कि आपका जो अप्लीकेशन होता था वो फटफट प्रोसेस हो जाता था. मैं भी कनाडा स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू ही आया हूँ. ठीक है, जब मैं आया था हमारी रिक्वायरमेंट्स थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में, आप लोग को 1 साल का कॉलेज फीस, यूनिवर्सिटीज़ फी पे करना होता है. आईएलटीएस में एक पर्टिकुलर बैंड के ऊपर है. एंड आप लोगों ने अगर जीआईसी पे किया है, नहीं जीआईसी तो सबको ही पे करना पड़ता है, बट ये 3 चीज़ों के अंदर आपकी फ़ाइल अगर आती है तो आपका फ़ाइल जो होता है ऑटोमेटिकली एसडीएस के अंदर चला जाता है. एंड अगर नहीं आती है तो योर फाइल गोज़ टू नॉन एसडीएस. अब नॉन एसडीएस एसडीएस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रोसेसिंग टाइम. आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो एसडीएस में जल्दी हो जाता है. अगर आपको नहीं पता है, मेरा वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा 1 दिन के अंदर आया था. नॉट इवन 1 डे गाइस, कुछ घंटों के अंदर मेरा स्टूडेंट वीज़ा आया था. इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी 3 साल पहले. तो ये बेनिफिट्स होते हैं एसडीएस के. नॉन एसडीएस में वही चीज़ को वक्त लगता है. बट अभी जो भी लोग अपने इंडिया से कनाडा आएंगे या कुछ भी है, नवंबर 8, 2024 एट 2 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के बाद अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आप लोग का फाइल नॉन एसडीएस में ही जाएगा, बिकॉज एसडीएस बंद हो गया है. ओके. रही दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि भाई अगर हम लोगों ने एसडीएस के अंदर ये डेट से पहले अप्लाई कर दिया है तो हमको कोई प्रॉब्लम आएगा. नहीं भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्लियरली लिखा हुआ है ये डेट के दिन या ये डेट के बाद, मतलब ये डेट के टाइम के बाद अगर आपने किया है तो आपका फाइल एसडीएस में नहीं जाएगा. ओके. इससे पहले अगर आपका एसडीएस में फाइल पड़ा हुआ है या प्रोसेस चल रहा है जो भी है, तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट. ओके. सो ये था. ये क्यों किया है? एज वी ऑल नो, यहाँ पे कनाडा के अंदर सबसे, ये कंट्रीज़ तो भाई लिस्टेड है, बट इसके अंदर भी कुछ 3-4 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ से मैक्सिमम लेवल ऑफ लोग आते हैं. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस. ये 5 कंट्रीज से मेजॉरिटी लोग कनाडा के अंदर है. एंड अब यहाँ के लोग, यहाँ की कंट्री को वहाँ से लोग ज़्यादा नहीं चाहिए. सो इसीलिए वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं लीगली रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करके जो भी तरीके से लोगों को यहाँ से कम किया जाए या यहाँ पे जो है उनको निकाला जाए, वो निकालने का ट्राई कर रहे हैं. अगर आप 12th में हो, मेरे को देख रहे हो भाई, एज अ बिग ब्रदर एक एडवाइस देता हूँ, प्लीज़ कनाडा में मत आओ. 12th के बाद अगर आप आने वाले हो, एज अ बिग ब्रदर मैं सच एडवाइस दे रहा हूँ आपको, पैसा लगा के मत आओ. आई नो मैनी पीपल इन 12th जो अभी यहाँ पे आए थे 1-1.5 साल पहले, वो आधी पढ़ाई छोड़ के इंडिया चले गए. दे आर लाइक ब्रो, अभी आगे पढ़ के भी कोई फ़ायदा है नहीं, पीआर मिलनी है नहीं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग ओवर हियर. कल रात में, मैं कल विंडसर में था. सो विंडसर से मैं राइड लेता हुआ ये साइड पे घर पे आ रहा था मेरे. एंड एक 12th क्लास का बच्चा मेरे राइड में बैठा हुआ था. मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा पीआर का क्या सीन है? तो ही इज़ लाइक ब्रो, आई विल मैरी अ कैनेडियन और समथिंग. व्हाट? 12th क्लास के बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें चल रही है भाई साहब. आप समझ रहे हो? पीआर या जो भी आगे सिटीजनशिप का जो वे ऑफ है उसका इस तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है. तो प्लीज़ यार इस तरीके के थॉट प्रोसेस में मत पड़ो. मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत आओ 12th के बाद प्लीज़. अगर आपको पीआर नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पीआर चाहिए तो मत आओ. ओके. तो ये था स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड भाई. एसडीएस कैटेगरी में जो भी लोग आने वाले थे उनका गेम बच चुका है. ओके. जो भी फ्यूचर में अप्लाई करने वाले थे वो लोग का गेम बच चुका है. अब बात करेंगे विजिटर वीज़ा वालों का. विजिटर वीज़ा में क्या था भाई कि कनाडा एंड यूएस, ये 2 कंट्रीज़ का अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो एंड आपका अप्रूव होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो विजिटर वीज़ा था उसकी लेंथ थी 10 साल. 10 ईयर्स का आप लोग को विजिटर वीज़ा मिलता था. यूएस में भी सेम था क्या? यूएस में तो अभी भी सेम ही है. एंड कनाडा में ऐसा सेम था. बट अब ये जो नए इन्होंने अनाउंसमेंट किए
उसमें वो सेम नहीं रहेगा। अब ये क्या करना चाह रहा है कि सिंगल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ास, एंड उसमें भी टाइम पीरियड अलग अलग इस तरीके का है, एंड ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंगल एंट्री वीज़ा क्या होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्या होता है। सिंगल एंट्री वीज़ा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया से, एग्जाम्पल है खाली, कोई भी कंट्री से अगर आप कनाडा आते हो सिंगल एंट्री वीज़ा पे, तो आप आए कनाडा, कनाडा में आपको जो काम था आपने किया, आप वापस वो देश चले गए, एंड अब आप वापस कनाडा नहीं आ सकते। यू हैव टू अगेन अप्लाई फॉर सिंगल या जो भी विजिटर वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन आप लोग ये कंट्री में आ सकते हो। सिंगल एंट्री का मतलब है एक बार आप आ सकते हो, एक बार आप चले गए, उसके बाद आप फिर से वीज़ा रिन्यू कराए बिना या वीज़ा अप्लाई किए बिना अंदर नहीं आ सकते। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लानिंग टू कम टू कनाडा, देन मैंने एक कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट करी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक के ऊपर प्रेस करो, पूरा फॉर्म खुलेगा, आप पूरा फॉर्म चेकआउट कर सकते हो। वो पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करोगे तो मेरी टीम आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर कांटेक्ट करेगी। जैसे मेरी टीम आप लोग को कांटेक्ट करती है वैसे ही आप लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कनाडा आने वाले हो तो, और या तो न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है, यूएसए है, ये सब कंट्रीज़ के अंदर कहीं जाने का प्लान है, मेरी वेबसाइट पे सारी कंट्रीज़ भी लिस्टेड है। वेबसाइट को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप ये कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो भाई, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ये लोग हेल्प करेंगे। अब हेल्प में क्या करेंगे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। ये आपका पूरा एप्लीकेशन शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से करेंगे, जब तक आप वो कंट्री के ऊपर पैर नहीं रखते तब तक। सारे अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको पता है, सारे लाइसेंस्ड बंदे हैं, ये आप लोग को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो फॉर्म फिल करके जैसे सबमिट करोगे मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, वहां से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। सो अगर आपने नहीं किया है तो कर देना। अगर आप कोई भी ये कंट्रीज मैंने जो बताया ये कंट्रीज में जाने के प्लानिंग में हो तो बहुत यूजफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हो, या वो लोग जब आपको कांटेक्ट करें आप उनसे पूछ सकते हो, जो भी नई नई चीज़ है उससे रिलेटेड भी आप लोग को क्लियर आउट इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे। एसओपी, एलओआर, डॉक्यूमेंट्स, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा प्रोग्राम कौन सी कंट्री में कितना ट्रेंडिंग चल रहा है, सारा कुछ वो आप लोग को हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो मेरी वेबसाइट को, वेब फॉर्म को, एंड आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम्स आप लोग ये कंट्री के अंदर आ सकते हो। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि कितनी बार आप आ सकते हो, क्या है क्या नहीं, बट मल्टीपल, एक टाइम से ज़्यादा आप आ सकते हो तो उसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर, वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पर्पस ऑफ विजिट। आपका विजिट करने का पर्पस क्या है, क्यों आते हो आप कनाडा, पहला वो रीज़न है। If an applicant is traveling for a specific event like a conference, training session or tourism, a single entry visa may be more appropriate. ये सब चीज़ों के लिए अगर आप आ रहे हो तो सिंगल एंट्री वीज़ा मोर अप्रोप्रिएट है। ज़्यादातर जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में होते थे वो विजिटर वीज़ा अपने पेरेंट्स का कब लगाते थे, जब उनका ग्रेजुएशन होता था, बिकॉज आपके पास कुछ है बोलने के लिए कि भाई मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी विद मी व्हेन आई एम ग्रेजुएटिंग। वो देखने चाहिए कि मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, एंड वो जो भी वगैरह वगैरह, राइट। सो ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को इसी तरीके से बुलाते थे, एंड वो जब पेरेंट्स आते थे कुछ टाइम पहले तो उनको 10 साल का विजिटर वीज़ा ही मिलता था, एंड मिल ही जाता था, बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई मना नहीं करेगा कि भाई इसके बच्चे हैं, इनको पेरेंट्स इनको जाना है देखने के लिए, तो वो दे ही देते थे। तो ये एक रीज़न था, बट अब आई थिंक उस वे में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। सो ये एक चीज़ थी, ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट आई एम 100% श्योर उस वे में डिफिकल्ट होने वाला है। Frequent visits for applicants who plan to visit Canada regularly. Example, to see close family members, a multiple entry visa may be preferred. अगर आप कनाडा बार बार आते हो कोई क्लोज फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए इस तरीके का, तो आप लोग को मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है, मिलेगा ऐसा नहीं बोला है, मिल सकता है, मे बी। Okay. Special circumstances for compassionate visits such as attending to a critical ill family member, officers might consider either visa type based on the expected frequency of visit and applicants needed. ओके अगर कोई फैमिली मेम्बर बीमार है आपका यहाँ पे या कुछ इस तरीके का है, तो ऑफिसर जो होता है वीज़ा ऑफिसर वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी बार यहाँ पे आना है क्या नहीं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ये एक चीज़ थी जिसके बारे में मुझे बात करना था। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा ना भाई, कोई भी कंट्री आपको बुलाती है तो देखिए कि भाई आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं वो कंट्री में रहने के लिए, तो उससे रिलेटेड है। अप्लीकेंट्स फाइनेंसेस, अप्लीकेंट्स विद स्टेबल एंड ऑन गोइंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज मे क्वालिफाई फॉर अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा एज दे आर मोर लाइकली टू सस्टेन मल्टीपल ट्रिप्स टू कनाडा। सिंपल है, आपके पास पैसा है तो आपके अंदर पावर है, राइट। आजकल तो वही है भाई, पैसा है तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। Support for host. If the applicant's Canadian host will cover expenses, proof of relationship, and the host financial stability may also be considered.
अगर आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड है, अगर आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, बट आप जिसके घर पे आ रहे हो वो बंदा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, वो आपके एक्सपेंसेस कवर कर सकता है कुछ इस तरीके का है, तो भी वो कंसिडर कर सकते हैं आप लोग को मल्टीपल एंट्री वीज़ा देना, राइट। उसके अलावा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप फॉर वर्क रिलेटेड विजिट्स फंडेड बाय एन एम्प्लॉयर, ऑफिसर्स में रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन सच एज लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू कंफर्म फाइनेंशियल बैकिंग। कोई कंपनी आपको यहाँ भेज रही है, कंपनी के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके लिए लेटर ऑफ कंपनी के थ्रू आपको लेटर चाहिए होगा एंड वो सारी चीज़ें चाहिए होगी, राइट। उसके बाद आता है मेडिकल कंसिडरेशंस, हेल्थ कंडीशंस मेडिकल विजिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना यहाँ पे विजिटर वीज़ा लेंथ, कितने टाइम पीरियड का सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये चीज़ें मैटर करेगी, आपको विजिटर वीज़ा कितने टाइम का मिलेगा, कितना एंट्री का मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो ये धमाके थे भाई। बेसिकली सिंपल टर्म्स में ये है कि ये कंट्री अभी फ़िलहाल बाहर से लोग अंदर नहीं चाहता है, एंड जो लोग यहाँ पे उनको फ़िल्टर आउट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इतने घर नहीं है, सिंपल है, राइट। इतने घर नहीं है, इतने ये लोग के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इतने लोगों को कंट्रोल कर पाए या इतने लोगों को वो अच्छे से यहाँ पे रख पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये कंट्री के अंदर हो रहे हैं। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि नेक्स्ट ईयर देयर आर इलेक्शंस, राइट। सो जस्टिन ट्रूडो इज़ वेरी मच अलर्ट राइट नाउ कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा वरना अपनी बजने वाली है, बजेगी, वैसे भी बजेगी, ही इज़ गॉन, उनका हो चुका है, ये लास्ट था उनका जो था वो। सो अभी नेक्स्ट ईयर वैसे भी कोई और ही आएगा। सो इस तरीके का सारा कामकाज था SDS का एंड विजिटर वीज़ा का। आशा करता हूँ मैंने सारा कुछ क्लियर किया है, आपको समझ आया मैंने क्या बोला है। अगर नहीं समझ आया भाई, ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना एक बार, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। एंड फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है, डिफिकल्टी पड़ रही है, तो कोई लीगल बंदे को इससे रिलेटेड पूछ लेना, वो आपको समझा देगा, ठीक है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर किए हैं मैंने। अब हम बात करेंगे US एंड कनाडा के रिलेशंस के बारे में। एक बार डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, गादी पे बैठेंगे, तो उसके बाद कनाडा एंड USA का रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि जो भी इलीगल लोग US में है वो सबको मैं भगाऊंगा। अब वो लोग वो वहाँ से एक बार उनको भगाएंगे तो जो इलीगल लोग हैं वो जाएंगे कहाँ पे? US के सबसे नज़दीक क्या है? कनाडा है। ऑब्वियसली वो सारे यहाँ पे आके असाइलम सीख करेंगे, तो ये कंट्री के लिए अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो है कि ये जो लोग आ रहे हैं इनका क्या करना है। अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो वो तो करेगा उसको जो करना है वो, बट यहाँ पे बैंड बज के हाथ में आ जाएगी। सो ये नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बोली थी। नंबर 2 है टैरिफ इंक्रीज़ करेगा। जो भी गुड्स कनाडा से US जाते हैं वो सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा, और जैसे टैरिफ बढ़ाएगा कैनेडियन डॉलर का वैल्यू नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है। कैनेडियन इकोनॉमी इज़ नॉट दैट मच पावरफुल राइट नाउ, उतना स्टेबल या उतना पावरफुल नहीं है कि वो 7 to 8 बिलियन डॉलर्स का झटका सह पाए, राइट। अगर वो टैरिफ इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज क्या है भाई, यहाँ के जो 75% गुड्स है वो सारे US जाते हैं। सो अगर उसके ऊपर टैरिफ पे करना पड़ा तो ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। एंड आई एम 101% श्योर कैनेडियन डॉलर नीचे आएगा। आप फ्यूचर में देख लेना, 1 महीने 1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो भी उसकी अभी वैल्यू चल रही है वो वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे आया होगा, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो बंदा US के लिए बहुत अच्छा है, बट ही इज़ नॉट गुड फॉर कनाडा। एंड उसके और जस्टिन ट्रूडो के रिलेशंस तो आपको पता ही है। जस्टिन ट्रूडो भाई साहब के रिलेशन तो सबके साथ ही बहुत ही राइट कैसे है वो आपको पता है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के साथ, US के साथ एंड सारी चीज़ों के साथ। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर Canada. 2025 is not going to be a very good year. 2024 was not a very good year. 2026 also is not going to be that good year. अगर मैं किस बेसिस पे चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ जिस बेसिस पे चीज़ें भी चल रही है। US में क्या चल रहा है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, इकोनॉमी का कनाडा का किस तरीके का चल रहा है, इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कुछ भी नॉलेज लेना है भाई, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, जो रोगन का एक पॉडकास्ट आता है, वहाँ पे ट्रंप ने और जो रोगन ने 2.5 आवर्स का कुछ बातचीत किया था। मैंने पूरा पॉडकास्ट पहली बार देखा है ढंग से बैठ के। तो वो पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी जो चीज़ें बहुत क्रूशियल है। एंड मैं पर्सनली गाइस मैं भी ट्रंप को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर मैं US में होता तो मैं उन्हीं को वोट देता। सो बिकॉज यार फाइनेंशियल इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो बंदे में है, वो सारी चीज़ें, राइट। डोनाल्ड अब अपने जस्टिन ट्रूडो भाई साहब में तो, राइट। सो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप कनाडा में हो या कहीं पे पैसा भेजने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सोच लेना भाई, ठीक है। बिकॉज डॉलर की वैल्यू नीचे आए उससे पहले आप थोड़ा इंतजाम कर लो तो ज़्यादा बेटर है। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी, आप खुद से रिसर्च करें, देखे समझे, एंड उसके अलावा आप एक्शंस ले, राइट। सो इस तरीके का वीडियो है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से बनाया हुआ है। आपको कुछ भी ये वीडियो को सुन के कुछ बड़े स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से रिसर्च करें, लाइफ में आगे बढ़े, यू विल बी हैप्पी एंड you'll be responsible for yourself rather than believing people and going ahead in life. सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
Bye bye.